बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत शदीद गर्मी है और पंखा चलाना पड़ गया है क्योंकि पसीने में आप मेरा हाल देख रहे हैं। और आपसे छोटी सी गुजारिश मैं इतनी करूंगा कि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन देखने के बावजूद आप वीडियो नहीं देखते, या आपने ऑल के बटन को टच नहीं किया। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का निशान, उसको दोबारा टच करना पड़ता है। ये लाजमी कर लिया कीजिए, हम बहुत मेहनत करते हैं। और आपको पता है, सेट लगाना, फिर एडिट करना, बहुत से मराइल होते हैं। बहरहाल मेरे आज के जो टॉपिक हैं वो ऐसे टॉपिक हैं जो जिन पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सबसे पहले मैं बात करूँगा ताहिर अंजुम अदाकार और नीली परी के दरमियान जो कुछ हुआ, उसके बारे में पुलिस ने जो तफ्तीश की है उससे पता चलता है कि ये एक प्री प्लान ड्रामा था। इन दोनों ने वायरल होने के लिए ये एक ड्रामा रचाया, ये पुलिस का बयान है। और यूँ एक प्याली में तूफ़ान खड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और थोड़ा सा एहसास भी करना चाहिए कि आप झूठ क्यों फैलाते हैं सिर्फ वायरल होने के लिए। पूरे माशरे में आपने झूठ फैला दिया, पीटीआई की भी बदनामी हो गई, और इसके भी हालत पता चलने के बाद कि ये असल ड्रामा क्या था, अब इसकी क्या इज्जत होगी ताहिर अंजुम की। बहरहाल ऐसी बातें होती रहती हैं, जब तक ये सोशल मीडिया रहेगा ये काम चलते रहेंगे। और दूसरी बात मैं करूँगा डॉक्टर उमर आदिल के बारे में। उन्होंने एक सच्ची बात ऐसी कर दी जो बहुत से लोगों को बुरी लगी, और ये हकीकत है कि हर सच बोलने के लिए नहीं होता। आप ऐसा सच भी हम लोग बोल देते हैं जो वाकई बहुत से लोगों को दिल दुखा देता है। तो उमर आदिल साहब ने फरमाया अपने प्रोग्राम में, जो यूट्यूब पर करते हैं, कि ये जो एंकर होती हैं ये किसी न किसी के बिस्तर गरम करती हैं और रखेल होती हैं, कोई किसी सेठ की, कोई किसी प्रोड्यूसर की, वगैरह वगैरह। अक्सर होती हैं, लेकिन ये कहने की ज़रूरत क्या है? ये फील्ड ऐसी है जिसमें लड़की को बग़ैर जिस्म मर्द के हवाले किए कोई प्रोग्राम नहीं मिलता। ये हकीकत है भाई, चाहे फिल्मी दुनिया हो, हत्ता कि रेडियो पाकिस्तान में भी जब मैं प्रोग्राम करता था तो उस वक्त भी यही था। कोई लड़की अगर नात पढ़ने भी आती थी तो उसको प्रोड्यूसर नहीं छोड़ते थे, उसको ट्रैप करके एक दफ़ा माइक का चस्का दिलाकर उसकी आवाज़ ऑन एयर करके फिर उससे वो प्रोग्राम ले लेते थे। फिर वो चीखती थी, फिर उसके आगे अपनी शर्त रखते थे, अक्सर मान जाती थी। कुछ होती थी ऐसी लड़कियां भी जो वो छोड़कर चली जाती थी, पीटीवी में भी होंगी, चैनल वाले ड्रामों में भी होंगी, लेकिन अक्सरियत ऐसी लड़कियों की है जो एक सीन हासिल करने के लिए भी अपना सब कुछ प्रोड्यूसर के हवाले करने पर तैयार हो जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जो बड़े बड़े अमीरजादों के साथ घूमती हैं और उनसे पैसे लेकर या उनसे सिफारिश करवा कर बदले में अपना आप हवाले करती हैं, लेकिन करती हैं, लेकिन ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। फिर एक ऐसी स्टेटमेंट देना कि सारे ही उसमें आ जाएं, ये भी गलत बात है। आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी होती हैं। तो बहरहाल उमर आदिल काफ़ी तनकीद का निशाना बन रहे हैं। हो सकता है FIA की तरफ से उनको बुलावा भी आ जाए, और एहतियात करनी चाहिए बोलने में। और तीसरा टॉपिक जी है हमारे खलील रहमान कमर के बारे में। यार, इस बंदे के लिए मेरे दिल में जो इज्जत थी ना, वो अब ख़त्म हो गई है। मैंने बहुत से लोगों को डिफेंड किया कि यार ये ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा राइटर है, ये बहुत बड़ा आदमी है, इसकी बातें सुनो, इसका जज्बात देखो। लेकिन अब जो पोल खुल रहे हैं बकौल अमना उरूज के वकील के, कि इसके पास ऐसी वीडियो है कि ये खुद ब्लैकमेल करता था। जो चेंजिंग रूम में इसने कैमरा लगा रखा था जहाँ ड्रामा होता था, तो जो लड़की लिबास बदलने आती थी उसके सीन आ जाते थे, फिर ये उसको ब्लैकमेल करता था। और आमना उरूज के पास ये पहली दफ़ा चल कर नहीं गया, ये तीसरी बार गया था। आमना अरूज को ये कायल करने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें अपने ड्रामे में हीरोइन लूँगा, मैं तुम्हारे लिए कैरेक्टर लिखूँगा, तुम मेरे साथ फिट हो जाओ। मैं यही बात है यार, इतनी खूबसूरत बातें करने वाला आदमी, अब बंदा किस पे एतबार करे और किस पे एतबार ना करे। तबाह कर दिया है इसको इसकी इस आदत ने।
اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک بے نقاب نہیں کرتا جب تک وہ حدود کراس نہ کر لے. جب وہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کر دیتا ہے. ورنہ وہ ستار العیوب ہے، وہ بندوں کے عیب رکھتا ہے، لیکن ایک حد تک. لگتا ہے کہ خلیل الرحمن قمر کے جرائم اتنے زیادہ تھے یا اس کی منافقت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو بے نقاب کر دیا. لیکن ڈھٹائی کی انتہا دیکھیے کہ جب سے یہ بے نقاب ہوئے، یہ مسلسل کسی نہ کسی چینل پر یہ انٹرویو دے رہا ہوتا ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ. اس کے آنکھوں میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے. میرا تو خیال تھا کہ یہ تقریباً 1 ماہ تک تو گھر سے باہر نہیں نکلے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. ڈھٹائی کی انتہا دیکھیے. اور آخری بات جو یاسر حسین کے حوالے سے ہے، اس نے احمد بٹ کے ایک پروگرام میں احمد بٹ نے ایک گھٹیا سوال کیا، یاسر حسین نے گھٹیا جواب دیا. احمد بٹ نے پوچھا کہ ایڈلٹ جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ سے مراد بہت کچھ ہے، جس میں پورن ویڈیو بھی آ جاتی ہے. تو یاسر حسین نے، نام دیکھیے اس بندے کا، اس نے بلا جھجک کہہ دیا کہ پورن انڈسٹری یعنی کہ جو گندی فلمیں بنتی ہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے پاکستان میں، پیسہ بھی آئے گا اور لوگ انٹرٹین بھی ہوں گے. اندازہ کیجئے جناب اس کی سوچ کا، اس شخص کی گھٹیا سوچ کا اندازہ کیجئے. یہ پاکستان میں پورن انڈسٹری کھولنا چاہتا ہے. اب احمد بٹ کو چاہیے تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو اپنے پاکستانی یا مسلم ہونے کا ثبوت دیتا، لیکن جس فیملی سے یہ ہے وہاں بھی اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یاسر حسین کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی، یہ ٹاپک چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. گویا ایک موضوع کو چھیڑ دیا، اب اس سے بات ہوا کرے گی، پھر خدا نخواستہ ایک دن دروازہ بھی کھل جائے گا. اور بھائی ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی. اور جو گند اس پورن انڈسٹری نے انڈیا میں پھیلایا ہوا ہے، کیا آپ بھی جو رہی صحیح کسر ہے، غیرت ہے، کچھ تھوڑی بہت شرم حیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جائے؟ اب بند کمروں میں جو لڑکے لڑکیاں کسی اور حوالے سے وی پی این سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ براہ راست وہ دیکھنا شروع کر دیں. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے جی. لگتا ہے یاسر حسین آپ کے گھر کا یہی ماحول ہے جو آپ پورے پاکستان کو اس میں رنگنا چاہتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنی رائے ضرور دیجیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.